हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल को पढ़ा था। सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग सेल के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को देखा, जैसे ही अब आपने हाल ही में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखा, बिल्कुल वैसे ही अभी आपको करना है सेल का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और सेल कंबाइन होके बैटरी फॉर्म करता है। मतलब कि अगर आप इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये सेल है, लेकिन एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्शन में है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है बैटरी, ठीक है। तो आज हमें बैटरी का फॉर्मेशन करना है और बैटरी का फॉर्मेशन होता कैसे है, सेल के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और ये कॉम्बिनेशन तीन टाइप का होता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और थर्ड होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आज की क्लास में हम लोग को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सीरीज कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेल है जो E1 EMF की है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ R1 है। इसी के साथ एक दूसरी सेल जिसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, को ऐसा कनेक्ट किया गया है कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्शन में है, ठीक है। अगर एक और सेल होती तो इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है इस टाइप से। और यहां पर एक लोड रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है को इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर मान लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन से, इस सेल के कॉम्बिनेशन से ये लोड रेजिस्टर कुछ I करंट ड्रॉ कर रहा है। अब यहां पर हम लोग इस सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेशन जो है वो अलग अलग राइटर्स अलग अलग टाइप से करते हैं, तो यहां पर मैं इसका डेरिवेशन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा आसान पड़ता है कंपैरिजन में। एनसीईआरटी में इसी का एक और तरीके से डेरिवेशन दिया गया है, उसको मैं हाल की लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। यहां पर इसका डेरिवेशन मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से कर रहा हूं, ठीक है। इस सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो अगर मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं तो इस पूरे लूप को कंप्लीट करके आपको फिर से यहीं पर आना पड़ेगा और जितने भी इसमें पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं उनका समेशन, अलजेब्रिक समेशन 0 के इक्वल करना पड़ेगा। यही होता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। यहां से यहां तक गए, पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा स्टूडेंट्स, आई आर का, और चूंकि आप करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए माइनस, ठीक है। यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला एलिमेंट नहीं है। अब मिला आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें करंट जा रही है आई की, तो इससे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, IR2। आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जंप कर रहे हैं तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा E2, इसका EMF, और ये पॉजिटिव से होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव पर आपने जंप लिया है, ठीक है। फिर आपको एक रेजिस्टर मिला, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप IR1, फिर यहां पर सेल मिली, यहां पर पोटेंशियल का गेन होगा कितने का स्टूडेंट्स, E1 का, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव पर आप जंप कर रहे हो, और फिर यहां पर आए और यहां पर आ गए, यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला एलिमेंट नहीं है, इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, 0, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। अब यहाँ पे -IR,
इन दोनों में से आप आई को कॉमन कर लें, माइनस आई, यहां पर मिलेगा आपको R2 प्लस R1, या यू कहे कि R1 प्लस R2, और E2 प्लस E1 या E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस सर्किट की एक इक्वेशन है। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, इक्विवेलेंट सर्किट मतलब कि हम इन दोनों सेल की जगह पर एक ऐसा सेल यहां पर यूज करना चाहते हैं जो कि इसी रजिस्टर के साथ उतनी ही करंट ड्रॉ करे जितने की ये दोनों ने मिलके ड्रॉ किया है। ठीक है, मतलब अगर मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं और इसमें जो एक सेल में दिखा रहा हूं इसका जो ईएमएफ है इसको मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ मान लूं, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैं आर इक्विवेलेंट ले रहा हूं, तो ये तब इक्विवेलेंट सर्किट, ये तब इक्विवेलेंट वोल्ट पोटेंशियल बनेगा जिस टाइम ये उसी रेजिस्टर के साथ उतनी ही करंट फ्लो कराएगा जितनी कि ये दोनों मिलके करा रहे थे। मतलब रजिस्टर मैंने चेंज नहीं किया, ये वही रजिस्टर है, लेकिन हमने एक नई सेल पर इसको कनेक्ट किया है जिससे कि इस सर्किट में उतनी ही करंट फ्लो हो रही है जितनी कि ये दोनों मिलके फ्लो करा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इस सर्किट को बोला जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट, और जो ये ऐसा कर रहा है, जो ऐसी करंट फ्लो करा रहा है, वो अकेला सेल, उसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर फिर से आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करिए, यहाँ से चलिए, करंट तो चेंज नहीं हुई है क्योंकि करंट चेंज हो जाएगी तो ये इक्विवेलेंट सर्किट नहीं होगा, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ नहीं होगा और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो करंट वही है आई आर माइनस आई आर, यहां से आता कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, फिर आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस आई आर इक्विवेलेंट, यहां से आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जंप कर रहे हैं तो प्लस ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आउटर नेटवर्क में या आउटर रेजिस्टेंस पर वो सेम है। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की प्लेस पर क्या आ रहा है, आर इक्विवेलेंट की प्लेस पर आ रहा है R1 प्लस R2। इसका मतलब कि जो इक्विवेलेंट सर्किट है या फिर कहें कि इक्विवेलेंट सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के समेशन के इक्वल है। मतलब आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, इस नई सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो इन दोनों सेल के अलग अलग ईएमएफ के समेशन के इक्वल आ रहा है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी कंसेप्ट को हम लोग जनरलाइज करते हैं, मतलब कि सिर्फ दो सेल पर नहीं, दो से ज्यादा सेल पर अप्लाई करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। हमारे पास दो से ज्यादा सेल हो, अगर फर्स्ट सेल इसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकेंड सेल ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E3 इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ R3, और आउटर लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, अभी n टर्म्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं, मैं n वाला काम कर रहा हूं डायरेक्ट। E3, फिर इसके बाद डैश्ड, लास्ट में एक सेल और लगी हुई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है Rn और ईएमएफ है En। मतलब यहां पर n सेल जो है वो इस मैनर में कनेक्ट है। ठीक है, अब जरा गौर करिए स्टूडेंट्स, यहां पे
देखिए यहाँ पर इसका नेगेटिव, फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकेंड सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, फिर सेकेंड सेल का नेगेटिव थर्ड सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर जब रिजल्टेंट करंट होगी तो वो रिजल्टेंट करंट इन सब की अलग अलग करंट का समेशन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर एक सेल दूसरी सेल के साथ सपोर्टिव नेचर में कनेक्ट है। सपोर्टिव नेचर मतलब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ। इस टाइप से अगर कनेक्शन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसको बोला जाता है सपोर्टिव नेचर में सेल का कनेक्शन। ठीक है, अब इन सभी सेल को हटाकर एक इक्विवेलेंट सेल यहां पर बनाई जाए जो कि इन सभी सेल के बराबर की इक्विवेलेंट करंट दे, मतलब इस सर्किट में उतनी ही करंट दे, इस सर्किट में उतनी ही करंट दे जितना कि ये सब मिलके दे रहे थे। ठीक है, तो यहां पर इसको इसी फॉर्मूले को जनरलाइज कर लीजिए, तो इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन या लास्ट। ठीक, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन मतलब R। ठीक है, मतलब कि हम इस पूरे सेटअप की जगह पे एक ऐसी सेल यूज कर सकते हैं जिसका ईएमएफ अलग अलग ईएमएफ के सम के बराबर हो और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर हो। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर सेल कैसे कनेक्ट है, सपोर्टिव मैनर में। ठीक, मैं इसको हटा रहा हूं। नेक्स्ट, अगर दो सेल सपोर्टिव मैनर में कनेक्ट ना हो, मतलब ऐसे कनेक्ट ना हो, अभी तक हम लोग जब कनेक्शन ले रहे थे तो एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता था। अभी क्या है कि एक सेल का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, फिर दूसरी सेल जिसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, और ये दोनों सेल का कॉम्बिनेशन एक लोड रेजिस्टर के साथ कनेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, तो इन दोनों का जो इफेक्टिव करंट होगा वो इस लोड से होकर फ्लो होगा। मान लेते हैं कि इन दोनों का जो इफेक्टिव करंट है वो I है, और किरचॉफ लॉ हमने जब आपको बताया था तो आपको बताया था कि सेल से कितनी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। किरचॉफ लॉ यूज करते वक्त उसको हम लोग इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, आप किसी भी सेल से कितने भी करंट चला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लिया कि इस रजिस्टर में इन दोनों की इफेक्टिव करंट I मूव कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करिए इस पूरी लूप में, तो इधर IR करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस IR। ठीक है, फिर यहां पर आपको सेल मिली, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव पर जंप कर रहे हैं माइनस E2। फिर यहां पर आपको रेजिस्टर मिला, करंट ऐसे जा रही है तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। रेजिस्टेंस कितना यहाँ का R2, करंट है I और करंट की डायरेक्शन में इसलिए माइनस। फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टर मिला तो माइनस IR1, और अब आपको एक और सेल मिली है, इसके नेगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर रहे हैं, वोल्टेज गेन होगा कितने का, E1 का। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए। IR, यहां पर इन दोनों में से I को कॉमन कर लीजिए, माइनस I, यहां पर मिलेगा आपको R1 प्लस R2 स्टूडेंट्स, और यहां पर मिलेगा आपको E1 माइनस E2, और हम लोग यहां पर E1 का अमाउंट या E1 का मैग्नीट्यूड को ज्यादा ले रहे हैं E2 के मैग्नीट्यूड से। अगर E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो माइनस कॉमन करके E2 माइनस E1 करना पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल E1 ज्यादा है, E1 मैग्नीट्यूड में ज्यादा है E2 के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अब इन दोनों सेल की जगह पर
दो सेल की जगह पर हमें एक ऐसा सिंगल सेल सोचना है जिसका या जिसको इस आर रेजिस्टर से कनेक्ट कर दे तो उतनी ही करंट फ्लो हो जितने की ये दोनों मिलके करा रहे थे। ठीक है, अगर ऐसा ये सेल कर ले जाता है तो इस सेल को हम लोग इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन इसके लिए उतनी ही करंट फ्लो कराना जरूरी है जितना कि ये दोनों मिलके करा रहे थे। इसमें आई करंट, ये आउटर रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट में या इस नेटवर्क में किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक बार फिर से अप्लाई करिए इस इक्विवेलेंट सर्किट में। ये हो जाएगा माइनस आई आर इक्विवेलेंट और प्लस ई इक्वल टू 0 या ई इक्विवेलेंट। कंपेयर करिए, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो आपको इस बार रिजल्ट क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है आर इक्विवेलेंट के प्लेस पर R1 प्लस R2 है, आर इक्विवेलेंट के प्लेस पर R1 प्लस R2 है, लेकिन इक्विवेलेंट ईएमएफ की प्लेस पर आपको मिल रहा है E1 माइनस E2, मतलब दोनों के ईएमएफ का डिफरेंस मिल रहा है इस बार E1 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस तो इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव सेल में तो ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव सेल का जो ईएमएफ होगा वो सब्ट्रैक्शन में आएगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए और इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं। यहाँ पर एक सेल है, इसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ऐसे ही एक और सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ईएमएफ है E3। ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी से कनेक्ट है। ए और बी के बीच में नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये फाइंड करना है। मतलब आपको एक सेल सोचनी है जिसका ईएमएफ इस पूरे सेटअप के टोटल ईएमएफ के बराबर हो और इंटरनल रेजिस्टेंस इस पूरे सेटअप के इक्विवेलेंट के बराबर हो। मतलब हमें फाइंड करना है इस पूरे सेटअप का इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ई इक्विवेलेंट। यहाँ पर ये दोनों सेल सपोर्टिव मैनर में कनेक्ट है। कैसे? इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब कि ईएमएफ ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ये सपोर्टिव मैनर नहीं है, ये अपोज कर रहा है इसको, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस E3। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके एक स्पेशल केस पे चलते हैं जिसमें हम लोग ढेर सारी सेल मतलब n सेल पे बात करेंगे, लेकिन उनके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होंगे। मतलब n आइडेंटिकल सेल्स को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देंगे। ठीक है, स्पेशल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास कुछ n सेल है जिनके ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r।
और ये पूरा कॉम्बिनेशन n सेल तक चलता है। यहाँ पर हमें nth सेल मिल रही है, इस nth सेल का EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और ये पूरा सेल, ये ढेर सारी सेल, ये n सेल एक आउटर रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहां पर आपको करंट बतानी है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रही है, और वो करंट किस टाइम मैक्सिमम होगी, मतलब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें किस टाइप के सेल को यूज करना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि इन सभी n सेल को हटाकर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट तैयार कर रहे हैं, जिसका इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। क्योंकि ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इस वजह से जितनी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है उतनी ही करंट इस सर्किट में भी फ्लो होगी। ठीक है, इस सर्किट में आप यहाँ पे किरचॉफ लॉ यूज ना करिए, आप यहाँ पे वो लास्ट क्लास वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि किसी भी सर्किट में करंट इज इक्वल टू होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब आउटर रेजिस्टेंस प्लस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। तो इस सर्किट में भी वही है, यहाँ पर क्या है, I इज इक्वल टू टोटल EMF, तो टोटल EMF E इक्विवेलेंट है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस ये रहा आउटर रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इक्विवेलेंट EMF फाइंड कर लेना चाहिए और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर n सेल है E की और सभी सपोर्टिव मैनर में कनेक्ट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नेट EMF कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा। अगर 2 सेल होती तो E1 प्लस E2 करते, 3 सेल होती सपोर्टिव मैनर में तो E1 प्लस E2 प्लस E3 करते। यहाँ पर तो n सेल है और तब हमें क्या करना पड़ेगा, E प्लस E प्लस E प्लस E कितने टाइम्स, n टाइम्स, या फिर यूं कहिए कि E इंटू n। बातें तो एक ही है। ठीक है, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होते हैं, तो R प्लस R कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दोनों वैल्यूज को यहां पर इनकॉर्पोरेट करिए। I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट NE डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस n स्मॉल r। ये करंट है इस सर्किट में जिसमें ढेर सारी सेल सेम EMF की अप्लाई हुई है, ये करंट। ठीक, अब ये करंट कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी ये फाइंड आउट करना है, इसकी एनालिसिस करनी है। चलिए इस फॉर्मूले की एनालिसिस करते हैं। केस फर्स्ट कि अगर हम ये मान लें कि NR जो है, मतलब कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सेल यूज कर रहे हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है आउटर रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इन सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो इस केस में क्या होगा कि I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस NR। चूंकि ये NR बहुत कम है आउटर रेजिस्टेंस से, तो इस केस में आप NR को R के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहां पर NR अगर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ R मिलेगा आपको। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दें, N इंटू E बाई R। ठीक है, अब यहाँ पर एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर हम बना रहे हैं।
आउटर रेजिस्टेंस R, सेल का EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे करंट कितनी होगी, तो यहाँ पर करंट होगी I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि NR कैपिटल R से बहुत छोटा था, तो R तो और ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, और इस केस में आप R को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, E बाई R। मतलब कि अगर हम इन सभी सेल में से किसी एक सेल को इसके साथ कनेक्ट कर दें, इन सभी सेल में से किसी एक सेल को उसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो एक सेल से मिलने वाली करंट कितनी है, E बाई R। और इस कॉम्बिनेशन में टोटल करंट कितनी मिल रही है, E बाई R का N टाइम्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है N इंटू करंट ड्यू टू वन सेल, करंट ड्यू टू वन सेल। मतलब कि आपको जो नेट करंट मिल रही है वो N गुना मिल रही है एक सेल से मिलने वाली करंट का। इसका मतलब कि हर एक सेल ने अपनी अपनी करंट इस पूरे सर्किट को प्रोवाइड की होगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन है वो वैलिड कॉम्बिनेशन है इस टाइम, जिस टाइम पे इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है आउटर रेजिस्टेंस से, या यूं कहिए कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन उन सेल का करते हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस आउटर रेजिस्टेंस से कम होता है, और तब आपको करंट N गुना मिलती है, N टाइम्स मिलती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इसके उलट ये काम करें, ये आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड केस, कि यहां पर कैपिटल R बहुत छोटा हो हर एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम से, मतलब NR से बहुत छोटा हो। इस बार करंट कितनी होगी, करंट हो जाएगी NE अपॉन R प्लस NR, और आउटर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के समेशन से बहुत कम है। इसका मतलब कि आप इस बार कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये हो जाएगा NR। N और N कैंसिल, यहाँ पर I कितना मिल रहा है, E बाई R। ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट के साथ आपको मैं यहाँ पर डील करा रहा हूँ। आपके पास एक सर्किट है और वो सर्किट आपने तैयार किया है, इसमें से किसी एक सेल को इस R के साथ कनेक्ट करके, एक सेल को लिया, इसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। अब इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और आपने कंसीडर क्या किया है, कंसीडर ये किया है कि NR बहुत बड़ा है कैपिटल R से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं स्मॉल r के रिस्पेक्ट में, और इस केस में आपको क्या मिलेगा, E बाई R। और E बाई R जो करंट है वो किसने फ्लो कराई है इस सर्किट में, एक सेल ने। और आपको टोटल सेल से भी कितनी करंट मिल रही है, एक सेल के बराबर की। इसका मतलब कि हम ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं लेते, मतलब हम यहाँ पर ऐसी सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं देते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, ये है करंट ड्यू टू वन सेल, ड्यू टू वन सेल। आपने लगाई n सेल है, लेकिन इस पूरी सर्किट में करंट एक सेल की वजह से ही फ्लो हो पा रही है, या यूं कहिए इन सब ने मिलकर उतनी करंट फ्लो कराई है जितनी की अकेली एक सेल करा देती, तो ये वैलिड कॉम्बिनेशन ना होता। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा उन सेल को यूज किया जाता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज 3.15,
इस क्वेश्चन में कुछ लेड एसिड सेल दे रखी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 है और हर एक सेल का जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है। ऐसे 6 सेलों को सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया है। पहली सेल जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015, ऐसी दूसरी सेल है ईएमएफ 2 वोल्ट 0.015, तीसरी सेल 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 और इस तरीके से 6 सेल को कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इसका जो आउटर नेटवर्क है उसमें एक 8.5 वोल्ट का ओम का रेजिस्टर दिया है। क्वेश्चन है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। इस सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना है या इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है और फोर्थ है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 6 सेल है और 6 सेल्स को हमने यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है। पहले देख लेते हैं कि वैलिड सीरीज कॉम्बिनेशन है या नहीं। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करिए, यहाँ पर है 0.015 और आउटर रेजिस्टेंस है 8.5 जो कि बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से। और हम लोगों ने अभी भी सीखा है कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन उन्हीं सेल्स का करते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है रिस्पेक्टिव टू आउटर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक वैलिड सीरीज कॉम्बिनेशन है और हम यहाँ पर इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना रहे हैं जिसका ईएमएफ इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। आउटर रेजिस्टेंस 8.5 ओम। ठीक है, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी। I इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में, I इक्वल टू टोटल ईएमएफ मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आउटर रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फिर करें। I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा। टोटल ईएमएफ हो जाएगा कि एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है तो ऐसी 6 सेल यहाँ पे करेक्ट है तो टोटल ईएमएफ कितना, तो 6 इनटू n। ठीक है, अपॉन आउटर रेजिस्टेंस 8.5 प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.015, ऐसे 6 सेल है तो 6 इंटू 0.015। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। I इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 8.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 30 यहाँ पर क्या है 9। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0.090। ठीक है, I इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 8.59 एम्पियर। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ये सॉल्व करके रिजल्ट आता है लगभग 1.39 एम्पियर। आप लोग इसको सॉल्व करिए, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक, आप लोग इसको सॉल्व करिए तो ये करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ मतलब 6 सेल्स का टोटल ईएमएफ कितना 12। आपने पहले से निकाल रखा है, ये तो 12 होगा ही होगा। यहाँ पर कितना होता है इसलिए आर इक्विवेलेंट, आर स्मॉल आर इक्विवेलेंट मतलब कितना, ये वाला पार्ट एन आर ये कितना होता है 6 इंटू 0.015 मतलब कितना 0.09। ठीक है, आपने करंट निकाल रखी पहले अप्रॉक्स 1.39 एम्पियर। तो अभी आपको निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये पता है फ्रेंड्स इस समय इस सारी सेल ने मिलकर करंट फ्लो कराया होगा और जब करंट फ्लो होने लगती है तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है
वो ईएमएफ नहीं होता, वो कितना होता है, वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आईआर। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल नहीं होता, कुछ कम होता है, और वो कितना होगा, आई कितना फ्रेंड्स, आई है ये 1.39 इनटू आउटर रेजिस्टेंस कितना फ्रेंड्स 8.5, क्योंकि अपीयर कहां पर होगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर रेजिस्टर के इस पर होता है यहाँ पर, और वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी जिस समय करंट फ्लो हो रही होगी, और ये वैल्यू जो है वो कुछ 12 वोल्ट से कुछ कम होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, इस वजह से आज मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।